चलो, तो लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन का सेकेंड लेक्चर किया था, याद है? हाँ सर। कुछ होमवर्क बताया था क्या करना है? असाइनमेंट तो सर। असाइनमेंट दिया था मैंने? असाइनमेंट दिया था क्या मैंने? 2 असाइनमेंट दिए हैं या नहीं, हाँ या ना? हाँ सर, 2 असाइनमेंट सर, एक थर्मल का, एक कैलोरीमेट्री का। हाँ, और उसके बाद ये भी कहा होगा कि एससी वर्मा बुक से 2 चैप्टर कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड। पहले चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर और दूसरे का कैलोरीमेट्री, है ना? बोलो। और 2 चैप्टर को बोला था, ये वो एक्चुअली याद नहीं। आपने बोला था एचसी वर्मा करना, कौन से चैप्टर्स का? वॉल्यूम 2 का फर्स्ट 2 चैप्टर। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर स्कूल में भी पढ़े होंगे। हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हाँ सर। है ना? सो हीट ट्रांसफर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम a point at higher temperature to a point at lower temperature. है ना? तो 3 मोड होते थे। एक को कंडक्शन बोलते थे, कंडक्शन में क्या चाहिए होता था? क्या बताओ? सॉलिड मीडियम। मीडियम, सॉलिड वाला। कंडक्टिंग मीडियम। हाँ, मीडियम इज रिक्वायर्ड। मीडियम मतलब मटेरियल मीडियम, जिसमें मास हो, मटेरियल मीडियम मोर प्रिसाइजली। अच्छा, तो एक तो मटेरियल मीडियम चाहिए होता था, और क्या होता था? सर, हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। हाँ, without actual movement of medium particle. Without actual movement of medium particles, heat gets transferred from one point to another. है ऐसा? और तीसरा, रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन मीडियम। रेट ऑफ फ्लो अच्छा होगा तो गुड कंडक्टर बोलेंगे, बुरा होगा तो बैड कंडक्टर बोलेंगे। ये कहानी थी कंडक्शन की। दूसरा एक मोड था कन्वेक्शन। ये क्या था?
सर ये फ्लूइड्स में होता था एंड हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको भी मीडियम चाहिए पहली बात। तो पहली बात इसको भी मीडियम चाहिए। दूसरी बात, हीट का ट्रांसफर मास के ट्रांसफर के साथ होता था, है ना। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस along with ट्रांसफर ऑफ मास, ऐसा था ना। हाँ सर। मतलब हीट कंटेनिंग गर्म हवा एक जगह से दूसरी लैंड ब्रिज सी ब्रिज पर आता ना, तो वो जो गर्म हवा के साथ हीट कंटेंट है वो आगे तब जाएगा जब वो हवा खुद जाएगा। तो जहां कहीं भी हीट को ट्रांसफर करना है वहां पर हीट कंटेनिंग मास को भी मूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो हीट ट्रांसफर का मोड है नहीं, ये हीट एंड मास ट्रांसफर का मोड है। इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये एक अलग से कोर्स ही मिलेगा, मैकेनिकल को भी मिलेगा, केमिकल को तो बहुत मिलेगा, हर ब्रांच में मिलेगा HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब इसमें मास और हीट दोनों के ट्रांसफर के साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं, तो इसका मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। हाँ, बट क्यों नहीं पढ़ना है ये जरूर पढ़ना है। तो क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हीट और मास दोनों का ट्रांसफर इसमें साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर। तीसरा था रेडिएशन। रेडिएशन की कहानी थी कि इसको मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। तो मीडियम नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि मीडियम है तो ट्रांसफर नहीं होगा, जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। दूसरा, इसमें एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है ना। टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ EM waves, है ऐसा। यस सर। तीसरा, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। ये सारे EM वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, है ना। यस सर। पढ़ते हो ना कि सन से अर्थ पर लाइट आने में 8 मिनट कुछ लगते हैं। कितना डिस्टेंस है? कंडक्शन के थ्रू आएगा तो जिंदगी लग जाएगी। आई बात समझ में? तो हम लोगों को मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल वाइज कंडक्शन पढ़ना है, रेडिएशन पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम लोग कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले इतना कॉपी कर लीजिए। सॉरी, इसको तो छोटा करना है ना।
Done, sir. आगे बढ़ो, सर 1 मिनट बस। जल्दी कीजिए। EM बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हो गया सबका? हाँ सर। चलो आज कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। कंडक्शन को ऐसे समझते हैं। सपोज यहाँ कोई टेम्परेचर T1 है जो कि हायर टेम्परेचर है, ये T2 है, वो लोअर टेम्परेचर है। तो जस्ट 3 ज्यादा नहीं। ऐसे समझो, यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगाया, यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगाया, बीच में इक्वल डिस्टेंस पे और भी थर्मोमीटर लगाया। मान लो यहाँ पर थर्मोमीटर लगाया, तो यहाँ पर की रीडिंग मान लो ये है और यहाँ पर की रीडिंग मान लो ये है। तो यहाँ के टेम्परेचर की रीडिंग है T1, यहाँ के टेम्परेचर की रीडिंग है T2। इस तरह से किसी भी बीच में देखेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पर कुछ कम होगा, तो हीट का फ्लो देखो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो दो बातें होती है। एक, जब भी हीट इधर से इधर फ्लो करता है तो पहले ये टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज करता है, समझ रहे हो? जैसे किसी जलती हुई चीज में वो गर्म आयरन का रॉड डालोगे तो क्या होगा, पहले तुम्हारे हाथ धीरे धीरे उसका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तब जाके एक टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका कहानी ऐसा है कि अगर हीट का फ्लो इधर से इधर हुआ, मान लो इसी पॉइंट को देख रहे हैं, तो कुछ हीट आया, उसमें से कुछ हीट एब्जॉर्ब हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ तो इसका टेम्परेचर बढ़ा और उसके बाद फिर हीट आगे बढ़ा। ये कहानी होती है। बट अगर ये हीट का रेट, हीट इनकमिंग का रेट और हीट आउटगोइंग का रेट अगर इक्वल है तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो कंडक्शन दो टाइप के होंगे। एक जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडक्शन,
तो स्टेडी स्टेट कंडक्शन में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। dt by dt is equal to constant, sorry, equal to 0 at all points in a medium, है ना। आई बात समझ में। और dt by dt 0 है, इसका मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज dq by dt, ये कांस्टेंट है हर जगह। आई बात समझ में। तभी Yes, ऐसा हो sir. सकता है। यही अगर ऐसा हो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन, तो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन का मतलब है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कुछ तो ऐसा होगा। तो अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन में क्या होता है कि रेट टेम्परेचर dt by dt ये 0 नहीं होता है, और dq by dt का रेट भी, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो, ये भी वेरी करता है, ये भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसको हम लोग अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन कहते हैं, समझ आया। और इसको हम लोग स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन कहते हैं। दोनों में से कोई भी हीट कंडक्शन हो, यहां तक कोई दिक्कत है पहले। सर मतलब स्टेडी स्टेट कंडक्टर अगर दो बॉडीज के बीच में कंडक्ट करे तो उसके खुद के टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आएगा सर। हाँ होगा ना, खुद के टेम्परेचर में वेरिएशन होगा तो अगर अनस्टेडी स्टेट है तो। अच्छा, स्टेडी स्टेट मतलब लाइक दो हाँ बॉडीज के बीच में बस खुद का टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। हाँ, Okay. ये होगा T1 माइनस T2 इस पर्टिकुलर केस में, है ना। Yes, sir. तो एक टर्म आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ मीडियम। टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ मीडियम। तो जैसे इस केस में ये जो tan थीटा दिखता है, ये tan थीटा क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन L, है ना। या इसी को लिख सकते हैं माइनस dt by dx। आई बात समझ में। हाँ, minus dt by dx means rate by which temperature is changing in a medium is called temperature gradient, है ना। तो स्टेडी स्टेट में ऐसा लिखेंगे, अनस्टेडी में ऐसा लिखेंगे, एक ही बात है, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं वैसे। आई बात समझ में। सो रेट ऑफ change in temperature with respect to position in a medium is called temperature gradient of the medium। टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होगा तो हीट फ्लो करेगा ही नहीं। आई बात समझ में। हाँ सर। जल्दी से इतना पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर वो dq/dt है ना? हाँ, dq/dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके सर।
10 sir. हो गया, आगे Yes. बढ़े। आगे बढ़े। हाँ सर। लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन का मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is directly proportional to temperature gradient of medium and cross sectional area of heat flow. Cross sectional area of heat flow. जैसे इस केस में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे हीट फ्लो हो रहा है, ये मान लो ए है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये लेंथ एल है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हम ये लिख सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें से ये जो कांस्टेंट के है इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है? अच्छा, इसी को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखोगे तो डी क्यू बाई डी टी हीट करेंट एच इज इक्वल टू के ए, इस एग्जांपल में T1 माइनस T2 अपॉन एल भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर। ये भी लिख सकते हैं। तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म हुआ। और ये इसका अलजेब्रिक फॉर्म हुआ, सेम कहानी है। क्लियर है? है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हो स्कूल में थोड़ा बहुत, हाँ ओम्स सर। लॉ। लॉ ऑफ कंडक्शन एज ओम्स लॉ। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे? देखो, ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट में क्या था, जस्ट कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और इधर हीट करंट को।
तो इलेक्ट्रिक करंट I was rate of flow of charge, ऐसा था. Yes, sir. Heat current H is rate of flow of heat. ठीक है. Yes, sir. दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता था ना. हाँ सर. हीट करंट फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. है ऐसा. Yes, sir. ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट I was पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R. तो इसमें भी हीट करंट I इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R. इसको RTH कहते हैं, नया टर्म, थर्मल रेजिस्टेंस. ये R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था, ये R थर्मल रेजिस्टेंस है ना. Yes, sir. तो ये हो गया डेल्टा V. रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते थे, रो L बाई A, याद है. हाँ सर. जहां रो क्या था, रेजिस्टिविटी. Resistivity of medium. रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता था. हाँ सर. तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी वही हो गया. डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे L अपॉन KA. तो देखो यही रूल हो गया, K अपॉन डेल्टा T बाई L, है ना. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हम इस थर्मल रेजिस्टेंस को L अपॉन KA लिखना शुरू कर दे तो दिस इज नथिंग बट ओम्स लॉ. नया से कोई लॉ याद करने की जरूरत नहीं है. आया समझ में. हाँ सर. यहाँ पर R था क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था. यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस है. ठीक है. पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं. सर ये लॉ ऑफ कंडक्टेंस भी एम्पिरिकली डिराइव्ड है क्या, या फिर उसका एक्चुअल वो में? ओम्स लॉ के जैसा एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन है. अच्छा, ओके.
sir. Done. Sir, done. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। सबका हो गया? हो गया सर। ठीक है। चलो कुछ प्रॉब्लम करते हैं। एकदम इजी इजी क्वेश्चन देखिए, कीजिए। एक और देता हूँ, 2 क्वेश्चन। दूसरा ये कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन कीजिए।
Done. दोनों कर लिए? Yes. सबका हो गया? सबका दोनों हो गया? बोलो। फर्स्ट का क्या आंसर आया? 46.6 degree Celsius. हाँ सर। कैसे किया? सर tan थीटा से पहले tan थीटा निकाल लिया पहले 80 और 20 से, एंड फिर उसी को मैंने 5 मीटर के लिए डंप कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका देखो। सर बस 80 minus 60 20 है, तो 20/9 is equal to x/5। ये दोनों हीट करंट इक्वल होगा? होगा? यस सर। यहाँ का टेम्परेचर मान लो T है, तो H1 क्या होगा? K इंटू A इंटू 80 माइनस T अपॉन 5। दिस इज इक्वल टू K इंटू A इंटू T माइनस 20 अपॉन 4। ऐसा होगा? बोलो। तो 4 इंटू 80 माइनस T is equal to 5 into T minus 20. So 320 minus 4T is equal to 5T minus 100. So 420 is 90. So T is 420 upon 9. यही आया है क्या? बोलो। यस सर। हाँ सर। क्या आता है? 46.66। 46.66 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो आप लोगों ने शायद वो टेम्परेचर ग्रेडियंट से किया होगा। हाँ। तो वो भी एक तरीका है। ऐसे अगर कर लोगे टेम्परेचर ग्रेडियंट से, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना 80 है और यहाँ पर 20 है, तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। होगा? आपसे x इज हाँ सर। 5 पर पूछा है, मतलब ये 5 यहाँ तक पूछा है, कितना होगा? और ये 4 है ना? समझ रहे हो? यस सर। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में ये दोनों सिमिलर है। हाँ सर। सो 60 अपॉन 9 इज इक्वल टू y अपॉन 4। ऐसा? तो y इज 240 अपॉन 9। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 20 प्लस y, है ना? यस सर। दैट इज 20 प्लस 240 अपॉन 9। शायद सेम आएगा। 420 अपॉन 9 विच इज 46.66 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों मेथड से कर सकते हो। ठीक है? सेकेंड वाला हुआ सबका? हाँ सर। यस क्या आंसर आया? सर हीट करंट 10 watt। 10 watts। अच्छा, और टेम्परेचर पूछा एनी डिस्टेंस x। 100 minus 10x। चलो, सबसे पहले तो हीट करें, दैट इज K इंटू A इंटू डेल्टा T अपॉन L। सिंपल कहानी है।
K is 2, area is 0.5, delta T is 100, length is 10. तो ये हो गया 10 वाट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां से किसी डिस्टेंस x पर टेम्परेचर पूछा है मान लो, तो यहाँ का टेम्परेचर T है, तो इतनी दूर में हीट करंट क्या होगा? इतनी दूर में हीट करंट होगा K इंटू A इंटू 100 माइनस T अपॉन X, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। केवल इतनी दूर में हीट करंट निकालेंगे तो, और हीट करंट इक्वल होता है तो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5, इधर 100 माइनस T अपॉन X, है ना? आई बात समझ में? सो 100 माइनस T इज 10X, तो टेम्परेचर T इज 100 माइनस 10X, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर, यही है। दोनों क्वेश्चन समझ आया सबको? बोलो सोच के। यस सर, समझा। पक्का? सर सेकंड वाले में टेम्परेचर ग्रेडियंट से ही किया था। उससे भी कर सकते हैं। आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया है सबने? चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, इसमें गलत होने के पूरे चांसेस होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, इसको कीजिए। यहाँ पर टेम्परेचर को थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो।
सर सर बोलो। सर ये पूरे क्रॉस रॉड के क्रॉस सेक्शन का निकालना है या फिर ये रॉड के लाइक कोई सर्टेन डिस्टेंस पे एक डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के थ्रू निकालना है? नहीं नहीं, लेफ्ट से राइट तक कितना हीट फ्लो हो रहा है ये बताना है। ओके
बोलो, कुछ किया या कुछ नहीं किया ये बताओ। नहीं होगा मुझे पता है, बट कुछ किया कि नहीं ये बताओ। इतना टाइम इसलिए दिया कि ट्राई तो किया पर क्या पता नहीं ट्राई चल किया रहा है बताओ। क्या ट्राई किया? पहले तो लगा कि ऐसे डिफरेंशियल एरिया लेके ऐसे करना है, बट हीट तो कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेट करके मतलब वो हीट रेट ऑफ हीट फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको वैसा इंटीग्रेशन से भी कुछ मतलब नहीं है। क्या बोल रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर देखो चलो, यहां से x डिस्टेंस पर हम ये छोटा सा dx लेंथ ऑफ रॉड लेते हैं, ठीक है। तो इससे जो हीट करंट जाएगा उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? के एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, यहाँ का जो भी रेडियस होगा, यहाँ का जो भी रेडियस होगा, ठीक है। तो k इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स विथ माइनस साइन, ऐसा होगा। होगा। यस। तो ये हो जाएगा h इंटू डी एक्स अपॉन
आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू पाई इंटू डी टी। आर को अलग इसलिए किया क्योंकि ये आर एक्स का फंक्शन होगा। हाँ सर। आर एक्स का क्या फंक्शन होगा, कौन बताएगा? ऐसा कुछ होगा? ये वाला एक्सप्रेशन समझ आया कि नहीं? यस सर, समझ आया। पक्का? हाँ सर। मेन कहानी है ये एक्सप्रेशन समझ आ गया तो काम चलेगा। यहां से किसी x डिस्टेंस पर रेडियस को इतना लिखेंगे r1 प्लस जो इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? टोटल l लेंथ में इंक्रीमेंट है r2 माइनस r1 का, तो x लेंथ में r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू एक्स होगा। यस सर। तो ये हो गया h इंटू डी एक्स अपॉन, वो देखने में बड़ा टर्म लगता है, वैसा है नहीं, r1 प्लस r2 माइनस r1 बाई l इंटू एक्स, ऐसा कुछ। इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई के डी टी। इसको दोनों इंटीग्रेट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर इज θ1, x इज इक्वल टू l पर टेम्परेचर इज θ2। ऐसा होगा? होगा? हाँ सर। सो ये कुछ ऐसा हो गया। h इंटू, ये इंटीग्रेशन कितना होगा, कौन बताएगा? बोलो। सर एक मिनट ट्राई करें। ये सब तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर के जैसा है। और x का कोएफिशिएंट हो गया, से डिवाइड करेंगे ना, तो l अपॉन r2 माइनस r1 विथ माइनस साइन, ऐसा कुछ होगा। सो माइनस h अपॉन r2 माइनस r1 बाहर ले लो। x इज इक्वल टू l पुट करोगे तो l l कैंसिल हो जाएगा, r1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, ऐसा होगा। दिस इज इक्वल टू k पाई θ1 माइनस θ2 होगा। इस माइनस को भी अंदर ले जाओगे तो h अपॉन r2 माइनस r1 इंटू, माइनस को अंदर ले जाओगे तो आएगा r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। दिस इज इक्वल टू k पाई, एक l भी होगा यहाँ पर, ये l, k पाई θ1 माइनस θ2, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से मुझे मिला h इज इक्वल टू k पाई r1 r2 θ1 माइनस θ2 अपॉन l, ऐसा कुछ। ये आंसर होगा। थोड़ा सोच समझ के इसको कॉपी करो।
सर डन। हो गया? सर 5 मिनट 2 मिनट। अच्छा 5 मिनट 2 मिनट कर रहा है। हो गया? 23 भी हो गया, चलो ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे मिलते हैं। मेरी 6:30 दूसरी क्लास है। जिसका हो गया लीव कर सकते हो या। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक सर। मीटिंग एंड करें क्या?